हमारा पहला टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हम क्लास 10 के हिसाब से NCERT चैप्टर 10 को पढ़ रहे हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें पता है कि कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कोई भी अगर हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस पे कभी भी कोई भी अगर लाइट रे पड़ रही है, इस पे कोई भी लाइट रे अगर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। इस रे को कहते हैं हम इंसिडेंट रे और इस वाली रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसमें दो एंगल्स बनाते हैं हम। एंगल आई, इस वाली को जो इंसिडेंट रे के साथ है उसे हम कहते हैं एंगल आई जो है इंसिडेंट एंगल, और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ है उसे हम कहते हैं एंगल आर, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। सेकेंड लॉ जो है वो कहता है कि जो इंसिडेंट रे है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड ये जो डॉटेड लाइन है इसे कहते हैं नॉर्मल, एंड द नॉर्मल all lie in same plane, in same plane। क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही साथ आ रहा है तो इसकी वजह से हम इसे कहते हैं all lie in the same plane। So this is the incident ray, this one is the reflected ray, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। और नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल हमेशा जो रिफ्लेक्टिंग रे है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके हमेशा 90 डिग्रीज पे बनता है, परपेंडिकुलर। सो दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमने एग्जांपल लिया है प्लेन मिरर का। तो अब हम प्लेन मिरर में किस तरीके की इमेज बनती है? पहला हो गया, प्लेन मिरर में सबसे पहली चीज क्या होती है? तो प्लेन मिरर में सबसे पहली चीज क्या है? प्लेन मिरर में इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। सेकंड, इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट मतलब हमेशा सीधी बनेगी। हम जब भी प्लेन मिरर में देखते हैं, आईने में देखते हैं, तो हमें हमेशा इमेज हमारी सीधी दिखाई देती है। तीसरी चीज क्या हो गई? द इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, मतलब सेम साइज की होती है हमेशा इमेज। इमेज हमेशा सेम साइज की होती है। द इमेज इज एज फार एज बिहाइंड एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब अगर कोई प्लेन मिरर है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है जो कि लेट्स से 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो इमेज जो रिफ्लेक्टेड इमेज बनेगी वो भी हमें 2 मीटर की ही डिस्टेंस पे दिखाई देगी। जो डिस्टेंस है वो भी सेम होगा ऑफ ऑब्जेक्ट
एंड इमेज। अब इसके बाद एक और चीज आती है, हमें पता है कि ये तो हो गया प्लेन मिरर। अब दूसरी चीज हो जाती है जो होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर जो है, अब जैसे हम स्फेरिकल मिरर तो नाम से ही पता लगा सकते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर है इसका मतलब है ये किससे बनता है। ये बात हो रही है यहाँ पे स्फीयर की, स्फीयर की बात हो रही है। स्फीयर क्या होता है, कोई भी सर्कल जो 3D में है, जैसे कि बॉल हो गया, तो ये स्फीयर होता है, ये हो गई स्फीयर शेप होती है ये। अब दो तरीके के हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं। पहला हो गया कॉनकेव, दूसरा हो गया कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है अंदर की साइड पे है, उसे कहते हैं कॉनकेव। और कॉन्वेक्स हो गया जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड पे है। मतलब जो शाइनी सरफेस है वो इस साइड पे है कॉन्वेक्स का, और जो कॉनकेव का शाइनी सरफेस है वो इस तरफ है। कॉनकेव में हम जनरली एग्जांपल्स में देख सकते हैं, जैसे स्पून है, अगर स्पून का अंदर वाला साइड हो गया तो अंदर वाला साइड के इस तरीके से ही होता है, तो हम उसको अंदर वाली साइड को कह सकते हैं कॉनकेव। और चम्मच को अगर उल्टा करते हैं तो उसका साइड कौन सा है, बाहर वाला, उसको हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स। अब हमारे पास कोई भी स्फेरिकल मिरर है तो उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। अब वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, कोई भी हम स्फेरिकल मिरर लेते हैं, चाहे कॉनवेव कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, उसको हमेशा हम एक स्फीयर का पार्ट मानते हैं। सबसे पहली बात, हम एक उसको स्फीयर का पार्ट मानते हैं। अब इस स्फीयर में क्या चीज है, कोई भी स्फीयर होता है, जैसे हमें पता है कि वो भी सर्कल है, उसका एक सेंटर होता है। अब एक स्फीयर है तो स्फीयर का भी एक सेंटर होगा। तो अब उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, अब उस सेंटर को हम क्या कहते हैं, उस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी हम कोई स्फेरिकल मिरर कहते हैं, हम कहते हैं कि स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ बिग रिफ्लेक्टिंग स्फीयर। कोई भी स्फीयर, अगर मैंने स्फीयर को यहाँ से काट दिया तो इतना सा जो रीजन बच जाएगा, इसको हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। अगर मैंने ये पार्ट काट कर अलग कर दिया इस तरीके से, तो ये वाला साइड अब रिफ्लेक्टिंग हो गया और बाहर की साइड पर रिफ्लेक्टिंग नहीं है, तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। अब ये जो मिरर है, मिरर का भी कोई सेंटर पॉइंट होगा। सपोज अगर ये सेंटर पॉइंट है, जैसे कि ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे पोल ऑफ द मिरर। जो मिरर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है उसको कहेंगे हम पोल ऑफ द मिरर, उसको कहेंगे हम पोल ऑफ द मिरर। वैसे ही कॉन्वेक्स में भी ये अगर सेंटर पॉइंट है तो इसको हम कहेंगे पोल। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, अगर इस स्फीयर का पार्ट था तो ये बड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पे लाई कर रहा था। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था इसका, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर की साइड पे होगा, इस साइड पे होगा, तो यहाँ पे है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे हो गया, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई भी सेंटर है, अगर हम कोई भी रेडियस में, रेडियस की बात करते हैं, जब सर्कल में रेडियस कौन सा होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल से लेकर उसके आर्क तक, उसके एंड तक, वो हो जाता है हमारा रेडियस। तो वैसे ही स्फीयर में भी जब हम यहाँ से लाइन बनाएंगे, एक सीधी लाइन बनाएंगे जो कि एक सर्कल में रेडियस होता है, वैसे स्फीयर का भी रेडियस होता है, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो जाता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर में भी रेडियस ऑफ कर्वेचर
का यहाँ से हम बनाएंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा ऐसे आता है। और जनरली ये पोल और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये एक सीधी लाइन पे आता है। इसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो हमने सीधी लाइन बनाई है इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब है कोई भी लाइट अगर इस मिरर पे पड़ती है तो सारी की सारी लाइनें जो है जिस एक लाइन पे रिफ्लेक्ट होंगी उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। बेसिकली देखा जाए तो कोई भी लाइट है, जैसे कि हमारे पास अगर ये लाइट है, जैसे कि हमारे पास कोई भी लाइट पड़ रही है, इस वाली रिफ्लेक्शन यहाँ से कोई सीधी लाइट आई और ये मिरर पे गिरी, फिर यहाँ से ये ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्ट होगी। अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर जाती है, फिर नीचे से एक लाइट आ रही है, वो यहाँ से इस पोर्शन से पास करते हुए इधर। अब इस केस में क्या हुआ कि ये दोनों की दोनों रेज जो है वो इस पॉइंट पे फोकस हो गई, तो हम इसको कहेंगे फोकस। इसको हम कहते हैं फोकस। सो फोकस इज अ पॉइंट where all the rays get converged to a point on the concave mirror। बट अगर हम इसकी बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? कॉन्वेक्स मिरर अगर ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर तो ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली इस साइड पे ही होगा। यहाँ से अगर कोई भी रिफ्लेक्टेड रे जाती है तो अंदर की साइड पे तो जाती नहीं है, रिफ्लेक्ट तो इधर से बाहर से ही होगी। तो ये क्या होता है, लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसको वैसे हम यहाँ से भी मानते हैं कि एक लाइट आकर के इधर से रिफ्लेक्ट होगी। अब हम क्या करेंगे कि इस रे को जो है हम इसे बैकवर्ड्स एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो फोकस है, नहीं नहीं ये वाला जो है इधर से एक्सटेंड नहीं करना है, एक मिनट। ये जो रे जा रही है हम इसको पीछे इधर से एक्सटेंड कर देंगे यहाँ से, और इस वाले को जब हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ये एक पॉइंट पे फोकस होते हैं। इस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, जो कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हमेशा मिरर की पीछे वाली साइड पे बनेगा, और कॉन्केव मिरर का फोकस मिरर की सामने वाली साइड पे बनेगा। तो अब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मैं बता कि अब एक रिलेशन है जो रिकी आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 2 टाइम्स द फोकल लेंथ। मतलब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर सी से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है, ये कितना है, ये डबल है एफ से लेकर पी तक के डिस्टेंस के बीच में। अगर सपोज अगर इसमें एफ पी का डिस्टेंस हम माने 2 मीटर्स है, तो सी और पी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये टोटालिटी में ये लेंथ जो हो जाएगी ये टोटालिटी में 4 मीटर्स की हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कोई न्यूमेरिकल है क्वेश्चन में दे रखा है कि फोकस जो है, आपको फोकस हमें बता रखा है 4 मीटर्स का, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम निकाल सकते हैं उससे 4 × 2 दैट इज 8 मीटर्स।